नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। हम सीटेट एसएसटी को ध्यान में रखते हुए क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। आज सीटेट एसएसटी हिस्ट्री की क्लास है। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं हमारे साथ उनको मैं बता देता हूं कि पॉलिटी यानी कि सिविक्स पूरे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं। ज्योग्राफी और हिस्ट्री चल रहा है साथ साथ। तो आज हिस्ट्री की क्लास है, इससे पहले हिस्ट्री की 2 क्लास हो चुकी हैं। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नए राजवंशों का उदय। इतिहास का ये टॉपिक है, नए राजवंशों का उदय। इससे पहले के जो टॉपिक हैं वो हम पिछली 2 क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो नए राजवंशों का उदय, इसमें देख लेते हैं क्या है आपकी जो एनसीईआरटी है। तो देखो, 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। यानी कि ये 7वीं सेंचुरी की बात है। 7वीं सदी आते आते इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में यहाँ पे कई जगह बड़े बड़े भूस्वामी यानी कि भूमि के मालिक और योद्धा सरदार, जो सरदार योद्धा थे वो अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत यानी कि सबॉर्डिनेट या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। अब जो राजा चलते थे उस समय, वो राजा इन बड़े बड़े भूस्वामी को और बड़े बड़े योद्धा सरदारों को क्या कहते थे? सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट कहते थे, अपने सबॉर्डिनेट या सामंत के रूप में इनको मान्यता देते थे कि ये सामंत है, ठीक। सामंत अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर आदि घोषित कर देते थे। तो देखो, यहां 2 चीजें ध्यान रखना। जो राजा महाराजा थे वो इन बड़े बड़े भूस्वामियों को और योद्धा सरदारों को सामंत कहते थे, लेकिन ये जो लोग हैं भूस्वामी और योद्धा सरदार, ये अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर आदि घोषित कर देते थे, ठीक है। यानी कि महामंडलेश्वर का मतलब होता है पूरे मंडल का महान स्वामी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब देखो, अब जो मैं बताने वाला हूं इससे पिछली साल 2024 में सीधा क्वेश्चन मिला है आपको। पेपर चेक करना आप, सीधा क्वेश्चन है यहां से। कदम्ब, ये कदम्ब मयूर सरमण, कदम्ब मयूर सरमण डायनेस्टी, कदम्ब मयूर सरमण जो वंश है उससे प्रश्न 2024 में आपके सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। कर्नाटक की स्थापना से संबंधित था। तो यहां देख लेते हैं। कदम्ब मयूर सरमण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। यानी कि कदम्ब मयूर सरमण जो थे, कदम्ब डायनेस्टी, कदम्ब वंश के मयूर सरमण, कदम्ब के मयूर सरमण और गुर्जर प्रतिहार वंश के हरिश्चंद्र, ये ब्राह्मण थे। कौन थे ये दोनों? ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर, ब्राह्मणों का पेशा क्या होता है? पूजा पाठ करना, शिक्षा देना। लेकिन इन दोनों ब्राह्मणों ने, कौन? कदम्ब मयूर सरमण और गुर्जर प्रतिहार वंश का हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे ये कदम्ब और उधर हरिश्चंद्र, ठीक है। तो कदम्ब डायनेस्टी के मयूर सरमण ये राजा और गुर्जर प्रतिहार के हरिश्चंद्र ये ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मणों का काम होता है शिक्षा देने का। इन्होंने अपने मूल पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया था, शस्त्रों का उपयोग करना शुरू कर दिया था लड़ाई में, और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। तो देखो भाई, कदम्ब वंश का मयूर सरमण, इसने बसाया कर्नाटक को, और गुर्जर प्रतिहार का हरिश्चंद्र, इसने बसाया राजस्थान को, ठीक है। तो सीटेट में सीधा सवाल आपके 2024 में पूछा गया था। निम्न ये कदम्ब वंश ने, कदम्ब वंश के राजा ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो कर्नाटक, कर्नाटक, ये सवाल पूछा गया था। ये लिखा है आपके सामने, कर्नाटक। सीधे एनसीईआरटी से लाइन उठाई गई है, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। कदम्ब डायनेस्टी का मयूर सरमण और गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का हरिश्चंद्र। फिर है आपका एलोरा की गुफा का भित्तिचित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। यह भित्तिचित्र राष्ट्रकूट काल की कृति है। अब यहां पे सवाल बन सकता है आपका कि ये जो
एलोरा की गुफाओं में जो भित्ति चित्र है जिसमें भगवान नरसिंह की के बिहाफ पे बनाया गया है, और यह किस राजवंश से संबंधित है, तो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है, राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, ध्यान रखेंगे। महाराजा धीराज राजाओं के राजा को कहा जाता था। एक शब्द आप सुनेंगे, महाराजा धीराज। तो महाराजा धीराज का मतलब है राजाओं का राजा, महाराजाओं का राजा महाराजा धीराज। ठीक है, और त्रिभुवन चक्रवर्तीन, तीन भुवनों का स्वामी होता था। त्रिभुवन चक्रवर्ती किसे कहते थे, तीन भुवनों का स्वामी जो होता था उसे त्रिभुवन चक्रवर्ती कहते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। चोल डायनेस्टी जो थी, चोल वंश जो इतिहास में रहा है, चोला डायनेस्टी, उसके अभिलेख जो हमें मिले हैं, पिछली क्लास में अभिलेख बताया था मैंने क्या होता है, उसमें जो अभिलेख मिले हैं उसमें अलग अलग प्रकार के टैक्स के बारे में जानकारी दी गई है और 400 से अधिक सूचक शब्द उसमें मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर है बेट्टी, सबसे अधिक चर्चा में जो कर रहा है वो है बेट्टी कर, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। बेट्टी कर क्या था, काम करवाया जाता था उससे, इसे ही टैक्स वसूली कहते थे। ठीक है, पैसा न लेकर उससे काम करवा लेना, ये टैक्स हो गया। बेट्टी, बेट्टी ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है। अब है प्रशस्तियां। प्रशस्तियां क्या होती हैं, तो प्रशस्तियों में ऐसे डिटेल्स होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें क्या बताती हैं, ये प्रशस्तियां हमें क्या बताती हैं। प्रशस्ति क्या है, कोई राजा जीत कर आया और उसने अपनी प्रशंसा में कुछ लिखवा दिया, उसे कहते हैं प्रशस्ति। तो जरूरी नहीं है कि प्रशस्ति सही हो, उसने अपने हिसाब से लिखवा दी हो चीजें। तो प्रशस्ति हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे, आगे आने वाली पीढ़ी उनको किस रूप में देखे, उस बिहाफ पर राजा प्रशस्तियां लिखवाते थे, यानी कि अपनी प्रशंसा में कुछ शब्द लिखवाते थे जिसे आने वाली पीढ़ी पढ़ती थी, समझती थी। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का वखान किया है, समझ सकते हैं आप। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर में मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन मिलता है। ग्वालियर में जो एक प्रशस्ति मिली है वो किससे संबंधित है, वो प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट के कामों से संबंधित है। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। जो राजा महाराजा होते थे वो ब्राह्मणों को दान दिया करते थे, और दान में क्या देते थे, पैसा या कुछ चीज नहीं, वो जमीन देते थे, भूमि देते थे। ये ताम पत्रों पर अभिलिखित होती थी और जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे, ताम्र पत्र पर लिखा होता था कि ये भूमि अब आपकी है, और ये उन्हें प्रूफ के तौर पर दिया जाता था। ठीक, 12वीं शताब्दी में एक बृहत संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास लिखा हुआ है। इसे कल्लण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। तो देखो जितने भी नाम आ रहे हैं ना, वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। 12वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा संस्कृत का काव्य लिखा गया था जिसमें कश्मीर पर जितने राजाओं ने शासन किया था उनके बारे में बताया गया है। और इसे किसने बनाया इस काव्य को, तो इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया है, कल्हड़ नाम का एक रचनाकार। ठीक, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। जो शासक होते थे वो बहुत बड़े बड़े निर्माण कार्य भी करते थे, मंदिर बनवाते थे, है ना। इससे ये दिखाना चाहते थे मंदिर बनवाकर बाकी लोगों को कि हमारे पास कितने अधिक संसाधन है कि हम मंदिर भी बनवा रहे हैं और राज्य भी चला रहे हैं। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, क्योंकि वो मंदिर किस बात को सूचित कर रहे हैं कि ये राजा बहुत शक्तिशाली था, तो इसलिए मंदिर भी मिटा दो इसके द्वारा बनाए गए, जिससे आने वाली पीढ़ी को पता न लगे कि राजा कितना महान था, कैसा था। ठीक, अफगानिस्तान का गजनी का सुल्तान महमूद गजनी, इसके बारे में सुना है आपने। अफगानिस्तान का जो के गजनी का सुल्तान था महमूद गजनी, ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध है। उसने गुजरात के सोमनाथ के मंदिर को लूटा,
सोमनाथ मंदिर को उसने अल बरूनी ये इतिहासकार है, अल बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंप दिया था। ठीक, ध्यान रखेंगे। अरबी में लिखी गई उसकी कृति, अल बरूनी ने एक अरबी में एक कृति यानी कि रचना की है, उस किताब का नाम है अल हिंद। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिससे इसे पढ़कर हमें तब के इतिहास के बारे में पता लगता है। किताबुल हिंद, क्या नाम है? किताब उल हिंद नाम की रचना है अल बरूनी की, जिसे अल बरूनी ने लिखा है। फिर चौहान वंश के बारे में बताया गया है। पहले इसको चाहमान कहते थे, पहले इसको चाहमान कहते थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे। ठीक है, तो ये वही है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान है अजमेर, पृथ्वीराज चौहान के पिता ने ही अजमेर पर शासन किया था, और खुद पृथ्वीराज चौहान ने 11 साल की उम्र में शासन संभाल लिया था अजमेर का, और इसके अलावा वो दिल्ली के भी राजा रहे। ठीक, तो चाहमान जो बाद में चौहान कहे जाने लगे, इन्होंने दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, यानी कि जिसे पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, जिसने सुल्तान महमूद गौरी जो अफगान शासक था उन 1191 में हराया था। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने महमूद गजनी को हराया, लेकिन मोहम्मद गौरी लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया, वो खुद मर गया। ठीक, फिर चोला डायनेस्टी के बारे में बताया गया है। राजराज प्रथम ये राजा हैं। राजराज प्रथम को सबसे शक्तिशाली चोल राजा माना जाता है। राजराज के पुत्र का नाम राजेंद्र प्रथम था। उसने गंगा घाटी श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया था। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई थी, तो जल सेना थी चोल शासक के पास, ध्यान रखेंगे आप। राजराज और राजेंद्र प्रथम यानी कि राजराज और उसका लड़का राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है, ऐसे बने हुए हैं ये। तो भाई ध्यान रखना, इन मंदिरों पे सवाल पूछा जा सकता है। तंजावुर के मंदिर और गंगई कोंड चोलपुरम के मंदिर किसने बनवाए? राजराज और राजराज प्रथम ने। राजराज और उसका बेटा राजेंद्र प्रथम, जो कि चोल वंश से संबंध रखते हैं। यह सवाल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। जल द्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बांधा होता था, जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित करता था और नदियों नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, किसानों की बस्तियों को क्या कहते थे? उर। किसानों की बस्तियों को उर कहते थे। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। यानी कि किसानों की बस्तियों को उर कहते थे, और उस पूरी जमीन को जो सिंचाई युक्त खेती थी, तो इस तरह के सभी गांवों को जहां पे ये सिंचित भूमि है, उन सभी गांवों के समूह को क्या कहा जाता था? नाडू कहा जाता था, नाडू। ठीक है, अब अभिलेख और लिखित सामग्री, रिकॉर्ड्स और रिटन मटेरियल्स। तो उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार, ध्यान रखना, उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभी की सदस्यता, सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। अब देखो, इस पे सवाल आया है आपके सीटेट में। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता, यानी कि सभा का सदस्य कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, इसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, तो इस पर सवाल आपके सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। तो 2024 में ही पूछा गया है। तो भैया, उत्तर मेरूर जो इंस्क्रिप्शंस हैं, अभिलेख हैं, उनके अनुसार सदस्य बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए वो बताया गया है। तो क्या योग्यता होनी चाहिए? पहली, सभा का सदस्य के लिए इच्छुक लोगों को, अगर कोई व्यक्ति सभा का सदस्य बनना चाहता है, तो ऐसे इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां भू राजस्व वसूला जाता है। यानी कि उत्तर मेरूर अभिलेख के द्वारा सभा का सदस्य वही बन सकता है जो अपनी भूमि पर कर देता है, राजा को टैक्स देता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए, ये दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन वो टैक्स देते हो, दूसरा उनके पास अपना घर होना चाहिए, तीसरा उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, चौथा उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए,
पांचवा, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। ये सब योग्यताएं हैं। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये योग्यताएं, इस पे, इस पूरे पैराग्राफ पे ही क्वेश्चन आया है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, सभा का सदस्य बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए? उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार। यहां देखो, तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यह यहाँ दहली बाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढले जाते थे जो काफी प्रचलन में थे। तो दहली बाल नाम के जो सिक्के हैं वो कहाँ चलते थे? दिल्ली में ही ढले जाते थे, बनाए जाते थे। और दिल्ली एक व्यापारिक केंद्र बन गया है। तोमरों और चौहानों के शासनकाल से ही दिल्ली पर तोमरों ने शासन किया, चौहानों ने किया। दिल्ली पर शासन करने वाले थे अनंगपाल तोमर, अनंगपाल तोमर। उसके बाद उनका लड़की का लड़का पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का शासक बना। ठीक है, संभाला उसने। दिल्ली के शासक का जिक्र इस प्रकार है, देख लो एक बार। तोमर लोग रहे दिल्ली में शुरुआत के 12वीं शताब्दी तक। और जो है अनंगपाल रहते हैं 1130 से 1145। ये तोमर रहे आरंभिक 12वीं शताब्दी तक, जिसमें अनंगपाल रहते हैं 1130 से 1145, चौहान रहते हैं 1165 से 1192, पृथ्वीराज चौहान आते हैं 1175 से 92 में उनकी डेथ हो जाती है। प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290 और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ये दिल्ली के शासक हैं। उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236, रजिया पहली महिला शासक, रजिया सुल्ताना 1236 से 1240, गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287। फिर खिलजी वंश आता है, जलालुद्दीन खिलजी आएंगे इसमें, अलाउद्दीन खिलजी। और फिर तुगलक वंश आता है, तो इसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। फिर सैयद वंश आता है जिसमें खिज्र खान, और लोधी वंश आता है जिसमें बहलोल लोधी को बाबर हरा देता है और मुगल एम्पायर की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जुडिशियल साइकिल क्या है? 13वीं सदी के इतिहासकार फन ए मुदब्बिर ने लिखा है। 13वीं सदी का एक इतिहासकार रहे फन ए मुदब्बिर, उन्होंने लिखा है राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वो खुशहाल और प्रसन्न होंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। तो ये न्याय के बारे में कहा है फन मुदब्बिर ने कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिकों का काम वेतन के बिना नहीं चल सकता। वेतन कहाँ से आता है? किसानों से। किसान वेतन तब तक, किसान टैक्स तब तक नहीं देंगे जब तक वो खुश नहीं होंगे। तो राजा वही अच्छा जो न्याय दे और ईमानदारी से प्रशासन को बढ़ावा दे। ठीक है, ये मुदब्बिर ने लिखा है। फिर रजिया सुल्ताना के बारे में जिक्र है। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्ताना सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज, उस युग के एक इतिहासकार रहे हैं मिनहाज ए सिराज, ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे राजकुमारी को। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया रजिया सुल्ताना को, उसके भाइयों ने। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ये अभिलेखों पर रजिया ने लिखवाया है। अब आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में, ये साउथ का आ गया जिक्र। आधुनिक जो आंध्र प्रदेश है आज का, उसके वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था, काकतीय वंश का शासन चलता था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। दो लोगों की बात की गई है इसमें, रजिया और रुद्रदम्मा। तो रुद्रदम्मा का जो व्यवहार है वो रजिया के व्यवहार से बिल्कुल अलग था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा, उनका नाम दीदी से निकला था, बड़ी बहन से। ठीक, ये 3 शासकों का जिक्र है, दीदा
और रुद्रमा और रजिया, तीन सुल्तानों का तीन शासकों का जिक्र है। गैरीसनों रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों को कहा जाता था। गैरीसन शहर एक किलेबंद बसाव होता था जहां सैनिक रहते थे। ठीक। भीतरी प्रदेश किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके को कहते हैं भीतरी प्रदेश। किसे कहा जाता था? किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके को भीतरी शहर कहते हैं। इंटरलैंड जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करता है। फिर है दिल्ली सल्तनत का विस्तार। तो दिल्ली सल्तनत का विस्तार खिलजी और तुगलक वंश के टाइम पे देखने को मिलता है। खिलजी डायनेस्टी और ये तुगलक। ठीक। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए थे और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए थे। यहाँ विस्तार देखने को मिला। उसके बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इस पर कब्जा कर लिया था। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करता था और इन गुलामों को फारसी में बंदंगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इन गुलामों को उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। ठीक। फारसी तवारीख के लेखकों ने, फारसी तवारीख के लेखक हैं, उन्होंने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बिठाने के लिए दिल्ली के सुल्तान की आलोचना की थी। ये जो सुल्तान है वो गुलामों को बिठा रहा था बड़े बड़े पदों पर, तो इस चीज को लेकर उस सुल्तान की आलोचना की गई कि निचले खानदान के लोगों को आप ऊपर बिठा रहे हो ऊंचे पदों पर। ठीक। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का जो अधिकार था वो छीन लिया गया। पहले सामंत टैक्स लगाते थे और राजा को देते थे, अब राज्य खुद लगा रहा है टैक्स, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। तो सामंतों को न केवल टैक्स वसूलने के लिए मना किया गया जबकि उन पे खुद भी टैक्स लगा दिया। ठीक। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। उस समय तीन तरह के टैक्स लगाए जाते थे। एक कृषि कर जिसे खराज कहते थे, जो किसानों की उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा मवेशियों पर टैक्स लगता था। तीसरा घरों पर लगता था। तीन प्रकार के टैक्स हैं। इब्न बतूता 14वीं सदी में अफ्रीकी देश मोरक्को से भारत आया था। इब्न बतूता। ठीक। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद थी तथा उनकी मीनार है। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाई गई सबसे पहले इस शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दहली ए कुना यानी कि पुराना शहर कहा जाता है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने विस्तार किया और मीनार मीनार मतलब कुतुब मीनार तीन सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बेसमेंट बनवाया, बाकी का काम आगे आने वाले रूलर ने किया। ठीक है। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना यानी कि आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके तुरंत बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका आक्रमण झेलना पड़ा। फिर दिल्ली में आक्रमण कर दिया चंगेज खान। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों का आक्रमण बढ़ गए थे। आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी अपनी दिल्ली को बचाने के लिए। ठीक है। मंगोलों के आक्रमण का सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उठाए गए कदम। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरीसन शहर बनाया था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय कर दिया। सैनिकों का पेट भरने की समस्या को दूर करने के लिए किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया गया। ठीक है, जिससे सैनिकों का पेट भरा जाए अच्छे से। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफी सफल रहे। इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। ठीक है, कीमत कम हो गई थी चीजों की, इसके लिए प्रशंसा हुई है उसकी। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया।
फिर है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दे दी शेर शाह सूरी ने और परास्त कर दिया हुमायूं को। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। तीन श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। प्रार्थना करने वाला वर्ग पहला, और दूसरा युद्ध करने वाला वर्ग, और तीसरा खेती करने वाला वर्ग। यानी कि समाज में जितने लोग थे उनको 3 वर्गों में बांट दिया, पूजा करने वाला, युद्ध करने वाला और खेती करने वाला। तीनों वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस बंटवारे को ईसाई धर्म ने भी सपोर्ट किया। ठीक, इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर लिया। जेरूशलेम कहते हैं, उस पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था। उन तो मुसलमानों पर आक्रमण के लिए इनको तैयार किया गया। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड धर्म युद्ध कहा गया। ठीक है, याद रखें, ये मिडेवल में चल रहे हैं सारे। क्लियर है यहां तक भाई? ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया। अगली क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे मुगल साम्राज्य। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।